नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी भविष्य के शिक्षकों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं एक सीरीज के रूप में इसको चला रहा हूं, यूपी टेट की परीक्षा आपके सम्मुख है। 28 नवंबर की इसकी डेट घोषित हो चुकी है और हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन आ जाएं, लेकिन हमें उन परिवर्तनों को ध्यान में ना रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं इस यूट्यूब को के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें मैं भाग 5 के ईवीएस का जो पोर्शन था मैं उसको कवर कर रहा था। तो उसी में एक आगे जो पर्यावरण प्रदूषण के नाम से एक टॉपिक है उसको मैं आज कवर कर रहा हूँ। और मुझे पूरा आशा है कि इसमें से आप लोग अगर इसको देख के भी जाएंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाली परीक्षा में ज़रूर शामिल होंगे। तो आप इसको थोड़ा सीरियस लीजिए और आप जाने से पहले जो मैंने अभी पढ़ा है इस यूट्यूब के चैनल को आप एक दो बार इसके वीडियो को देखते जाइए। 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको काफ़ी प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है मेरी स्पीड फास्ट है या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है, तो उन दोनों ही लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आपको एक वहाँ पे देखने को मिलता है कि स्पीड स्लो और प्लेबैक जो स्पीड होती है, स्पीड प्लेबैक, तो वहाँ पे नॉर्मल की जगह आप या तो कम में सुनना चाहें तो उसको कम पे लगा लीजिए हैं, और अगर आप ज़्यादा स्पीड तेज़ गति से सुनना चाहें तो आप उसको फॉरवर्ड में कर लीजिए। तो दोनों ही कंडीशंस वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो प्लीज़ आप उसको चेक करके उस टूल्स का यूज करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी का आप जैसे सजेशन मुझे देंगे मैं उसके ऊपर कार्य भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है? तो प्रदूषण वो चीज़ होती है, वो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं हमारे पर्यावरण में जिनका हमें मतलब उपयोग, जिनकी आवश्यकता नहीं होती। अवांछनीय कैसे होते हैं? अवांछनीय ऐसे होते हैं जैसे कुछ तो एक सेटअप होता है, जैसे कि कुछ है कि मान लो 2% कुछ होना चाहिए, 3% होना चाहिए, एक पहला से ज्ञात कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जब यही चीज़ें एक अनुपात से ज़्यादा जाने लगती हैं, मतलब इसमें कुछ जैसे कि कम होना चाहिए वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होना चाहिए तो कम हो गया, तो वो अवांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। विपरीत, जैसे अगर हमें नीड है 2 किलो चीज़ों की, तो अगर हमें 50 किलो मिल रही है तो वो यार अवांछनीय है ना। अगर चाहिए जैसे अब 2 किलो की नीड है और मिल 100 ग्राम रहा है तो वो भी एक अवांछनीय, मतलब उसका भी कोई नियम नहीं है, वो गलत हैं। दोनों ही जो स्थितियाँ हैं वो गलत हैं। तो इसी प्रकार से पर्यावरण में होने वाली गतिविधियाँ जिनमें पर्यावरण को जिनसे हानियाँ होती हैं, या तो पर्यावरण में वो आगे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस मात्रा से अधिक हो जाती हैं, या फिर उस मात्रा से वो कम होने लगती हैं। तो ऐसी दोनों ही अवस्थाएं पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती हैं। या प्रदूषण क्या है? वो अवांछनीय परिवर्तन है जिसकी पर्यावरण को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें। देखिए प्रदूषण में कई प्रकार के प्रदूषण देखने को मिलते हैं, जिसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण हो गया, परमाणु प्रदूषण हो गया, और ऐसे कई प्रदूषण और भी हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण क्या है? आपने देखा है कि वायुमंडल में कई विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उन गैसों के जो अनुपात है उनमें कभी कभार ज़्यादा घटती और बढ़ोतरी दोनों तरीके से उसमें जब इजाफा या कमी पाई जाती है तो उसको हम लोग वायुमंडलीय प्रदूषण कहते हैं। तो अब चलिए वन लाइनर क्वेश्चन से मैं इसको ऐसे ही पढ़ता जाऊंगा और आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन सकता है। तो आप लोग उसके जो मैंने बता दिया आपको, इसकी स्पीड को नॉर्मल कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उस टूल्स के द्वारा आप करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आप सुनिए आप कि वायुमंडल में गैसों का अनुपात कितना है। नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.94%। इसको आप 21% के रूप में भी देख सकते हैं। ऑर्गन जो है वो पाई जाती है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03%। और इसके अलावा भी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। दम घोटू गैस कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है। और ये CO2 किस में निकलती है? जब हमारे गाड़ियाँ या वाहन जो चलते हैं, कार वगैरह, ट्रक वगैरह, तो उसके धुएं में ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस निकलती है। वह गैस जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है, वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यही वाली गैस है। अब हीमोग्लोबिन क्षमता को कम करती है। हीमोग्लोबिन की क्षमता को कम, क्या देखिए हमारे ब्लड में आपको पता है धमनियाँ होती हैं। धमनियों में क्या होता है? खून का संचार होता है, रक्त का संचार होता है, और रक्त के द्वारा ही क्या बोलते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में रक्त की, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है शरीर के प्रत्येक अंग को। तो ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है? जब होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में आने लगती है, पहुंचने लगती है। ठीक है। और ये कैसे पहुंचती है आपको पता है? आप ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं, या फिर अभी जो अंधाधुंध वाहनों के, हर एक व्यक्ति के पास वाहन है, तो सारे वाहन जब यूज करेंगे तो उनसे धुआं निकलेगा, और धुआं में ये कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, और उसके द्वारा हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो वो हुई है
पोल्यूशियोनम, पोल्यूशियोनम, और ये है कैसा है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, पोल्यूशियोनम। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, हाँ, क्या लिखा है देखें आप, कि क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस या SO2 को कहा जाता है। किस गैस के कारण ताजमहल सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हुआ था। ये अम्ल वर्षा का रूप है। अम्ल वर्षा में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत कौन से हैं, ये आर्द्र भूमि है, धान के खेत हो गए, कोयले की खदानें हो गई, जुगाली करने वाले पशु, समुद्र और इत्यादि। तो मीथेन गैस होती क्या है, मीथेन ज्वलनशील, देखिए कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके घर में LPG आती है उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन दोनों ही तीनों गैसें पाई जाती हैं, इनका मिश्रण होता है, तभी वो इसमें आग जलती है, तभी चल पाती है, ठीक है जी। तो होता क्या है कि मीथेन जो है, मीथेन में क्या है, ये आग लग सकती है। मीथेन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस पाई जाती गैस होती है, और ये पर्यावरण में या फिर जो वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है। अगर कहीं पे भी देखिए, जो जगह के नाम दिए, आर्द्र भूमि है, ठीक है, या धान के खेत हैं, या कोयले की खदान, इनमें ये मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और जुगाली करने वाले पशुओं में भी ये मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब सुने आगे पढ़े कि किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो ये आर्द्र भूमियों के द्वारा 76% मीथेन का उत्पादन होता है या उत्सर्जन होता है, ठीक है। शीशे से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बेंजीन से कौन सा रोग होता है, तो बेंजीन से रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया होता है। स्टोन लेप्रोसी क्या है, तो अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन व मूर्तियों का गलना क्या कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी। अब आगे पढ़ते हैं कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में भूमिका निभाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में गैसें कौन सी गैसें सम्मिलित हैं, किसमें, प्रकाश रासायनिक स्मॉग, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल और नाइट्रेट, ठीक है। PAN पैन, ठीक है, ये पैन क्या है, ये पैन भी इस गैस में शामिल है, किसमें, प्रकाश रासायनिक स्मॉग में। अब आगे पढ़ते हैं कि धूल के कणों से होने वाले कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कौन से दो रोग हैं जो धूल के कणों से होते हैं। तो कोयला में जो धूल के कण पाए जाए उनसे एंथ्राकोसिस रोग होता है, सिलिका से सिलिकोसिस रोग होता है, एस्बेस्टस से एस्बेस्टासिस रोग होता है, लौह कण से सीडियोरोसिस रोग होता है, गन्ने की धूल से बेगासोसिस रोग होता है, कपास की धूल से बिसिनोसिस रोग होता है, अनाज की धूल से कृषक फुफ्फुस फॉर्मर्स लंग ये रोग होता है, तंबाकू की धूल से टोबेकोसिस रोग होता है। तो देखिए आप लोग सभी लोग एक ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोयले की एक प्रजाति होती है एंथ्रासाइन कोयला, तो उस कोयले को इससे आप बनाए, सिलिका से सिलिकॉन बन गया, एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस बन गया, लौह कण से सीडियोरोसिस बन गया, गन्ने से बेगासोसिस बन गया, कपास से बिसियोनोसिस हो गया, अनाज की धूल से अनाज कौन उगाता है, कृषक, तो कृषक फुफ्फुस बन गया, है ना। तंबाकू के इंग्लिश में टोबैको बोलते हैं, तो टोबेकोसिस बन गया। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आप छोटे से शब्दों का ही उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पार्थेनियम या गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग एवं दमा रोग हो जाता है। कैसे, दमा रोग कौन सी, सांस के द्वारा हमारे शरीर श्वसन के अंदर पहुंच जाती है, उसे दमा रोग बोलते हैं। चर्म रोग यानी स्किन का संदर्भित स्किन से जुड़े हुए रोग होते हैं। फिर लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक हैं, तो ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं। लाइकेन क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार की मतलब घास मान लीजिए, लाइकेन वही होते हैं, और इसमें कुछ शैवाल या जीव भी पाए जाते हैं। तो कुल मिला के वो वायु प्रदूषण का संकेत होते हैं लाइकेन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, और ये कब हुई थी, 3 दिसंबर 1982 में हुई थी, ठीक है। 1982 या 84, सॉरी 84 में हुई थी, 3 दिसंबर 1984 में। इटाई रोग किसके द्वारा होता है, तो कैडमियम के द्वारा होता है इटाई रोग, ठीक है, आप याद रखना, इटाई रोग कैडमियम के द्वारा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कांग्रेस घास कौन सी होती है, किस घास को कहा जाता है, कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है, तो पार्थेनियम या गाजर घास जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कांग्रेस घास भी कहा जाता है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगाया जाता है, तो कैटलिक कन्वर्टर स्क्रबर लगाया जाता है। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल कब लाया गया था, तो ये 1981 में लाया गया था, ठीक है, हवा से संबंधित, वायु से संबंधित। अब बात करते हैं
कि सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मात्रा मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन मिलाया जाता है, टॉल्यून मिलाया जाता है एवं जाइलिन मिलाया जाता है। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4.2 से कम होता है। ठीक है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के बाद अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण में क्या क्या है कि जल की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाता है? जैव ऑक्सीजन मांग से, यानी बीओडी। बीओ क्या है? बायो ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। और इसके बाद रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड CO2, और फिर घुली ऑक्सीजन या DO तथा पीएच मान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जल की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो BOD की फुल फॉर्म कभी कभार पूछता है। जैव ऑक्सीजन मांग होती है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वायो ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। इसके बाद भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से होते हैं? आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। भूमिगत जल कौन सा होता है? जो नलों के द्वारा हम लोग पानी पीते हैं उस समय जो निकलता है, उसमें कौन से दो प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड से क्या होता है? हमारे जो घुटनों में आर्थराइटिस की समस्या वो हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है? ये जो सबसे ज़्यादा ये रोग होता है पश्चिम बंगाल में, आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पानी के अंदर पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान भी रखना है। ठीक है। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों में कौन सी बीमारी होती है? तो न्यूमानोकोसिस होता है। न्यूमानोकोसिस ये किस में होता है? जो कोयला उद्योग धंधों में जो लोग लगे होते हैं उनमें ये वाला रोग पाया जाता है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। विषाणु विषालु अपशिष्टों के प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्म जीव है कौन से? स्यूडोमोनास और कैपेसिया। स्यूडोमोनास, प्यूटिडा एवं ई कोली। ये ई कोली कौन से? विषाणु या विषालु लिखा है शायद। विषालु अपशिष्टों के प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्म जीव हैं ये। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे की। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों में कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बिसियोनोसिस। ठीक है। आप याद रखना, कपड़ा लोगों जो कार्य करते हैं उनकी नाक में एक तरीके की रेसे उड़ उड़ के जाते हैं और उससे होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? बिसिनोसिस। ठीक है। पीने योग्य पानी में ऑर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा मतलब कितना उसमें ऑर्सेनिक हो सकता है? तो 0.05 mg प्रति लीटर में अगर ऑर्सेनिक होता है तो ये तो चल जाता है, मतलब इतना अधिकतम मैक्सिमम इतना होना चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो वो पानी पीने योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था। 1995 से राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण भी किया गया। ठीक है। इसके बाद साथ साथ कि गंगा के तटीय क्षेत्रों में किस प्रदूषक तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आर्सेनिक जो गंगा के तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें, और मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में गंगा जब जाती है तो गंगा के किनारे ही ये आर्सेनिक की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस विधि से किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जल में जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किया जाता है। कौन सी विधि से? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? आर्सेनिक की अधिकता है। तो ब्लैक फुट जो रोग होता है वो आर्सेनिक की अधिकता से होता है। ठीक है। ऐसे करके नोट में इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम की अधिकता से होता है हेटाइटाई रोग। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था, बनाया गया था। ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। अन्य प्रकार के प्रदूषणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अन्य प्रकार के प्रदूषणों में कौन सा है? बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो मीथेन में पाई जाती है 60%। तो बायोगैस क्या होती है आपको पता है? बायोगैस एक प्रकार से गोबर गैस, आपने सुना होगा जब संयंत्र गोबर संयंत्र बनाए जाते हैं उनके अंदर मतलब गैस का निर्माण होता है, उसी में बायोगैस उसी को बोलते हैं। और इसमें जो क्या नाम है, बायोगैस में मान लो जीव जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त जो गैस होती है उसको आप लोग बायोगैस के रूप में देख सकते हैं। और इसमें मीथेन की मात्रा 60% होती है। ठीक है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1953 की। अब आपके लिए एक सवाल है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है कहाँ पर? इसके आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि लवणीय मृदा के उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जिप्सम एवं पायराइट्स लवणीय मृदा के उपचार के लिए किया जाता है। उपयोग में क्या? जिप्सम एवं पायराइट्स। फिर आते हैं ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई क्या है? डेसिबल। ये हमेशा याद रखना, डेसिबल। और 60 डेसिबल तक व्यक्ति सामान्य तौर पर सुन सकते हैं। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है। मानव की श्रव्य ध्वनि परास कितना है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्स, या फिर 20 हर्ट्स से लेके 20K हर्ट्स तक। तो के भी ये मतलब 20K का मतलब भी, के का मतलब भी 1000 ही होता है, तो 20,000 तक ही ये लिखा है। ये बात एक ही चीज़ है, दोनों चीज़।
औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है? 75 डेसिबल है। अगर औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पे अधिकतम जो स्वीकार्य जो तीव्रता है ध्वनि की वो 75 डेसिबल तक हो सकती है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है? 55 डेसिबल है। मतलब 55 डेसिबल, जो लोग जहाँ पे आवाज़ से होते हैं वहाँ पे 55 डेसिबल तक की ध्वनि या उतना ही आप साउंड बजा सकते हैं या कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। ठीक है। इसके अलावा देखें, किस ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है, यानी उसमें श्रवण शक्ति में मतलब उसमें कमी आने लगती है कितनी डेसिबल पे होने पर? तो ये होता है 90 डेसिबल पे। पराश्रव्य ध्वनि जो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। समुद्र की गहराई मापने में, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसी के ऊपर आप लोग क्या बताते हैं, आप बनाते हैं रडार या सोनार। ठीक है। तो रडार का निर्माण किया जाता है, रडार और सोनार। ठीक है। और ऐसी करके आपको पता है एक एनिमल होता है बैट, जहाँ आपने चमगादड़ देखा, चमगादड़ भी क्या करता है? पराश्रव्य ध्वनि का ही उपयोग करके अपने रात में विचरण करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और अपना शिकार भी करता है। कौन? पराश्रव्य ध्वनि का यूज कौन करता है? चमगादड़ करता है। ठीक है। ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। सामान्य क्या नाम है, जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो वो 60 डेसिबल तक ये ध्वनि चली जाती है। ठीक है। फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 डेसिबल की। जब हम फुसफुस करते नहीं आपस में, देखा कभी आपने, फुसफुसाते कहते हैं कि भाई कौन बात कर रहा है, जब मम्मियाँ बात करती हैं घर में या कोई चुगली करते हैं हम एक दूसरे की, तो वो फुसफुसाहट में जो कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है 30 डेसिबल की। ठीक है। रॉकेट इंजन में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 180 डेसिबल पाई जाती है। जेट विमानों की गति को मापा जाता है किसमें? मैक इकाई में। जेट विमानों की गति को मैक इकाई में नापा जाता है। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर क्या है का कारण क्या है? न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में लागू किया था। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या है? रोंटजन। ठीक है। रोंटजन रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई है। रेडियोधर्मी प्रदूषण होते कौन से हैं? तो परमाणु मतलब परमाणु जब हमले होते हैं किसी देश में, या फिर जो परमाणुओं का हम यूज करके पता करते हैं कि हमारा मतलब कोई परमाणु बमों का आविष्कार किया, और फिर हम उसके बाद में जो वहाँ की जो ज़मीन होती है वहाँ पे कई सालों तक उनका क्या होता है, जो रेडिएशन होता है वो पाया जाता है। मतलब परमाणु बम ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका काफ़ी समय तक वहाँ पे उसका अवशेष बचे रहते हैं, उसका जो एक तरीके से उसकी जो गैसें होती हैं या उनके जो तत्व होते हैं वो वहीं पे धातु वो पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, इस प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी होती है? वो होती है रोंटजन। ठीक है। अब है एक्स किरणों की खोज किसने की? तो विल्हेम रोंटजन ने की थी एक्स किरणों की खोज, इसी ने जो ऊपर वाले नाम है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि केरल में आपको पता है तिरुवनंतपुरम में भाभा ऑटोमिक मतलब वहाँ पे एक तरीके से वो होते रहते हैं स्पेस के, वो भेजे जाते हैं रॉकेट वगैरह, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है। अब बात करते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम बीमारी होती है, किससे होती है? पराबैंगनी विकिरण के कारण होती है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के रूप में। ठीक है। पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है विद्युत चुम्बकीय दीर्घ तरंगों के रूप में। ठीक। उपग्रह संचार होते हैं, उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो ये माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग होता है। ठीक है। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक होती है कौन सी? अवरक्त विकिरण। किसकी भेदन क्षमता अधिक है? मतलब अल्फा बीटा गामा, इनमें से कौन सा? तो ये कौन सी हैं? ये गामा किरणें हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जैव प्रदूषण से फैलने वाले कौन से रोग हैं? एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म। देखिए बोटुलिज्म एक सवाल अभी आया था कुछ दिन पहले। प्लेग, चेचक, ट्यूलोरेमिया जैव प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। तो कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रदूषण से संबंधित? इनमें मोटर कारों में प्रदूषण जांच के समय, मतलब जब मोटर कारों के जो प्रदूषण जांच की वो की जाती है, प्रदूषण की जांच की जाती है, तो क्या क्या नापा जाता है? तो सीसा एवं कार्बन कण की जांच की जाती है। ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है सितंबर और अक्टूबर महीने में। ठीक है। तो आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ओजोन का जो लेयर का जहाँ कटी है या लेयर की जो कम हुआ, पर्दन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ है। ठीक है। और
ये सबसे ज़्यादा कब कटती है? सितंबर और अक्टूबर महीने में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश कब होता है? मार्च और अप्रैल महीने में, ठीक है। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी? कार्बन मोनो ऑक्साइड है। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है? वो कारखाने हैं, ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए। तालाब में गिरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? वो न्यूजीलैंड था। फ्लाई ऐश का निर्माण कैसे होता है? कोयले के दहन से। तो फ्लाई ऐश के ऊपर सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। फ्लाई ऐश क्या है? तो फ्लाई ऐश क्या होता है? एक प्रकार की राख होती है और ये कोयले के जब जो कोयले के जलने के कारण इसका उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैसें कौन सी? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो वो है नॉर्वे एवं स्वीडन, ठीक है। अम्ल वर्षा से सर्वप्रथम प्रभावित जिस देश में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई वो कौन सा था? स्वीडन था, सबसे पहले जहाँ अम्ल वर्षा हुई। स्टोन कैंसर का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? वो अम्ल वर्षा है स्टोन कैंसर का। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। ये हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत को नापने की इकाई है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं ह्यूमेलिन, यानी ह्यूमन से ह्यूमेलिन बना है, ठीक है। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? वो चमड़ा उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। फ्रियान क्या है? फ्रियान एक क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। पेंट उद्योग, देखिए क्या लिखा है, पेंट उद्योग के श्रमिकों को सामना करना पड़ता है सीसा प्रदूषण का। ये पेंट उद्योग क्या है? जो कलर हम लोग करते हैं ना अपने मतलब गाड़ियों पे और वो बड़े बड़े जो घरों में बनाए जाते हैं, तो पेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा जो जो रोग होते हैं वो सीसा प्रदूषण का कारण होता है। अब देखते हैं आगे। मोटर मोटर वाहनों के धुआं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषण कौन सा है? लेड या सीसा है, ठीक है, सीसा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा या मरकरी के द्वारा होता है, ठीक है। भारत का वह पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रोक लगाई वो था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। सबसे पहले स्वीडन में हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होती है, ठीक है। नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला मानव अंग कौन सा है? तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो है। किससे? नाभिकीय विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में भी लेड या सीसा विषैला तत्व पाया जाता है, तो कभी भी अखबार में रख के हम लोगों को खाने नहीं खाना चाहिए। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो सफ़ेदा को कहा जाता है, और इसी को हम लोग यू के लिपस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण का आतंकवादी यू के लिपस्टिक होता है वृक्ष। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? ये वायु प्रदूषक है, ठीक है। धुएं से आंखों में जलन किसके कारण होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। ओजोन कौन सा प्रदूषक है? ये द्वितीयक प्रदूषक है। ये प्रथम एक प्रदूषक होते हैं, एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्रथम कौन होते हैं? जो स्वतः ही प्रदूषण फैला देते हैं, मतलब एक बार निकले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सीधे निकल के ही वो क्या करेगी, लोगों को संक्रमित करेगी या प्रदूषित कर देगी। लेकिन द्वितीयक जो होते हैं प्रदूषक वो ऐसे होते हैं प्रथम के साथ क्रिया करके, कोई गति करके, मतलब कोई केमिकल का रिएक्शन होके उसके बाद वो द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मृदा प्रदूषक का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्लास्टिक है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। तो अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था किसने? रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने, ठीक है, रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने। अम्ल वर्षा के कारक कौन सी गैस हैं? सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आप लोग को पहले, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। लेक किलर कहा जाता है किसको? लेक किलर किसको बोला जाता है? अम्ल वर्षा को। लेक माने मतलब आपको पता है झील, और किलर मान ले झील को मारने वाली। तो झील को मारने वाली कौन होती है? अम्ल वर्षा होती है, सबको पता है, क्योंकि पानी इकट्ठा होकर जाएगा तो वहाँ पे जो जीव जंतु होंगे सब मारे जाएंगे, और ऐसे झील भी एक टाइम पे सूख जाएगी। अब वैश्विक तापमान के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किया था किसने? वॉलेस क्रोएकर ने। ग्लोबल वार्मिंग गैसें कौन सी हैं? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, और जल वाष्प भी है। वो कौन सी हैं? ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली गैसें हैं। पेट्रोलियम आयातों में कमी लाने के लिए किस पौधे का उपयोग डीजल प्राप्त करने के लिए विकल्प के रूप में किया जा सकता है? वो जेट्रोफा के बारे में का जो प्रयोग है, एक पेड़ है जेट्रोफा, उसका उपयोग किस में किया जाता है? पेट्रोलियम में डीजल का उपयोग करके, मतलब उसमें से जेट्रोफा की खेती की जाती है, और इसमें डीजल के साथ इसकी मैचिंग करा के आप इसका पेट्रोल के साथ उत्पादन कर सकते हैं। सुपोषण क्या है?
यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? सुपोषण। इसको क्या होता है ये देखिए, जल में जैविक एवं अजैविक पोषक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि सुपोषण कहलाती है। किसमें? जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि सुपोषण कहलाती है। इसके कारक क्या होते हैं? किस लिए होता है? क्योंकि कागज की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ और कसाई खाने का अपशिष्ट पदार्थ, बाहित जल और मलमूत्र जब उसमें जाते हैं तो उसके कारण ये सब होता है। ठीक है। कारक तत्व क्या? फास्फोरस है। ठीक है। कारक क्या है? कारक तो ये हुआ कागज फैक्ट्रियों का अपशिष्ट हो गया, कसाई खाने का, और जो इसका जो मूल तत्व होता है वो कारक तत्व होता है फास्फोरस होता है। प्रक्रिया क्या होती है? जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने से शैवाल इत्यादि की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। पोषक तत्व जल में ज़्यादा होते हैं। ये तालाब झील में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा का उपयोग कर लेते हैं। इस कारण जलाशय में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं जलीय जंतु ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। ठीक है। हो क्या रहा है? जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से शैवाल इत्यादि की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लग रही है। ठीक है। अब क्या होता है? जब वृद्धि होती है तो इस झील में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन होती है वो उसको ये लोग खुद ही खा जाते हैं। कौन? ये शैवाल वगैरह। अब उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, जलीय जीव जंतु और बाकी के रह गए, वो ऑक्सीजन के अभाव में मारे जाने लगते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपोषण, या फिर इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन हानिकारक किसके लिए? जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए यूट्रोफिकेशन हानिकारक है। अब आती है जैविक ऑक्सीजन मांग, यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। क्या होती है? बीओडी वह ऑक्सीजन मांग है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपाचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। बीओडी जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का घटक है। यानी बीओडी के आधार पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो जल पीने लायक है या शुद्ध है या नहीं है। सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर जो होता है 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है सुपोषण वृद्धि से बीओडी में वृद्धि होती है। मतलब अगर सुपोषण होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी 10 mg में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोगों को अच्छा पानी देखने को नहीं मिलेगा। नोट क्या है? जल में घुलित ऑक्सीजन यानी डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर जल को दूषित माना जाता है। ठीक है। क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। 10 mg होनी चाहिए लेकिन 10 से कभी कभी 4 तक पहुंच जा रही है। 4 से कम होती है तो हम उसको जल को अशुद्ध मानते हैं। ठीक है। पीने योग्य नहीं होता है। फिर ऐसी करके रासायनिक ऑक्सीजन मांग होती है। ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है? तो देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सीओडी वास्तव में उस कुल ऑक्सीजन का माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों यानी जैव क्षयकारी तथा जैव अक्षयकारी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है। ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। इन आधार पर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मांग को सीओडी कहते हैं। मतलब उतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए जिसमें जल के अंदर कार्बनिक पदार्थों में क्रिया और प्रतिक्रिया हो सके। सीओडी की सहनीय मात्रा कितनी? 20 mg प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक है। सीओडी का मान सदैव बीओडी के मान से अधिक होता है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। सीओडी का मान जो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान हमेशा बायो ऑक्सीजन डिमांड की मांग से ज़्यादा ही होता है। ठीक है। अब जैव सांद्रण क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रदूषणकारी पदार्थों का सांद्रण जैव सांद्रण कहलाता है। जैसे कि बीएससी, डीडीटी 2,4-D, पारा, एडोसल्फान इत्यादि पौधों में प्रयोग किए जाने वाले जहरीले पदार्थ हैं। खाद्य श्रृंखला में जहरीले तत्वों की मात्रा सांद्रण प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ता जाता है। इसकी सांद्रता उच्च उपभोक्ता में अधिकतम होती है। बायो रिमेडिएशन ये क्या होता है जरा आप समझिए। बायो रिमेडिएशन पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बायो रिमेडिएशन कहलाता है। मतलब जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण में प्रदूषक जो होते हैं उनके लिए हम लोग कम करते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बायो रेमेडिएशन कहते हैं। रेमेडी क्या होती है? किसी चीज़ का उसके बारे में उसका हल निकालना। अब आते हैं इको मार्क पे। तो इको मार्क क्या है? तो इको मार्क पे हमेशा सवाल बनता है, आप लोग याद रखिए। इको मार्क क्या है? इको मार्क है प्रारंभ, इसका स्थापना इको मार्क की शुरुआत हुई थी 1991 में। और ये प्रारंभकर्ता कौन सा था? सबसे पहले भारतीय मानक ब्यूरो ने ISI ने इसकी स्थापना की। उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों को पहचानना। मतलब कौन से उत्पाद ऐसे हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। और लोगो क्या है इसका? मिट्टी का बर्तन इसका लोगो है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पारिस्थितिकी कृषि यानी इको फार्मिंग क्या है?
वन्य प्राणी, फसल, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन संरक्षण, पौध आनुवांशिक तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन प्रबंध द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाकर कृषि करना एवं वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए भोजन एवं जीविकोपार्जन की व्यवस्था के साथ साथ उत्पादकता एवं प्राकृतिक बास को बनाए रखने की पद्धति है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको करना क्या है, मतलब उर्वरकों का कम उपयोग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा अगर जब कृषि की जाती है नेचुरल तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी कृषि यानी परिस्थिति के अनुकूल कृषि। ठीक है, और इसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में भी इसका एक एग्जाम्पल है। घटक क्या होते हैं, पोषक तत्वों का एकीकृत प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन, स्थायी जल प्रबंधन, फसल कटाई, परिवर्ती प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ प्रसार कार्यक्रम, आनुवांशिक विविधता, खरपतवार प्रबंधन इत्यादि घटक कहलाते हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग CO2 के उत्सर्जन के संबंध में किया जाता है। तो कार्बन फुटप्रिंट निकालने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत क्षरण क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन परत क्षरण के बारे में। ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से ये जानते हैं, तो आप इसको याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ओजोन गैस ओजोन लेयर कर लेती है। ओजोन को सांद्रता मापने की इकाई क्या है, डाप्सन यूनिट है, ये हमने आपको बता दिया है। ओजोन क्षरण के कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरो, ब्रोमोफ्लोरो, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं CL3। ओजोन क्षय के प्रभाव क्या होते हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाश होता है, पादप उत्पादों की गुणवत्ता एवं उपज में कमी हो सकती है, पादप प्लैंकटन में कमी हो सकती है, वायु प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। बायोगैस क्या है, बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होती है। बायोगैस के प्रमुख घटक मीथेन होते हैं जो कि 55 से लेकर 65% तक होते हैं, एवं कार्बन डाइऑक्साइड 30 से लेकर 40% होती है। बायोगैस में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैसें भी पाई जाती हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम जैव विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी लोग इसको पढ़ें और अच्छे से इसको रिवाइज कर लें पेपर में जाने से पहले। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।